Defense Act of India came into force in 1915 in the duration of First World War and for 6 months after it. ठीक है, तो इस टाइम ये बना था डिफेंस एक्ट ऑफ इंडिया. The act gave the Governor General special powers to ensure the safety of the people and the defense of the British Empire in India. मतलब देखो 18 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया के अंदर कोई इन पे अटैक ना कर सके, अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी को देखते हुए इन्होंने बनाया था. पब्लिक सर्वेंट्स वर गिवन पावर्स टू अपहोल्ड द लॉ. वायलेशन ऑफ द एक्ट वाज punishable with fines, prison sentence of up to 7 years and death for the offense of the considered to be a terrorism और प्लॉटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. मतलब देखो 1857 के बाद ये जो ब्रिटिश है ना, ये बहुत ज्यादा स्केर्ड थे बेसिकली री अटैक ना हो जाए हमारे ऊपर, क्योंकि 1857 पे जो इन पे अटैक हुआ था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद में थोड़ा सा डिटेल से हम पढ़ेंगे. उसके बाद से इन्होंने इस तरह के डिफेंस एक्ट्स और कुछ कुछ एक्ट्स इस तरह के वेपन्स रखना अलाउ नहीं है. और क्योंकि ये जो सिक्स होते हैं ना, इनके ड्रेस के अंदर एक स्पेशल फीचर होता है कि ये टैगर रखते हैं अपने पास एक लेकिन मतलब एक नाइफ टाइप चीज होती है. बट इन्होंने प्रोहिबिट कर दिया कि आप कोई भी वेपन या ऐसा कुछ भी जो अटैकेबल जो चीज होती है वो नहीं रख सकते हैं. तो उसके बाद ये डिफरेंट एक्ट्स बनाते रहते हैं. 1915 में इन्होंने ये एक्ट बनाया विच इज डिफेंस एक्ट ऑफ इंडिया. और अगर कोई इंडियन उस एक्ट को फॉलो नहीं करेगा तो उसको पनिश मिल सकती है, उसको हैवी फाइन हो सकता है या फिर उसको जेल में बंद कर सकते हैं 7 ईयर्स के लिए तक के लिए. ठीक है, 7 ईयर या उससे कम, या फिर उसकी डेथ, मतलब या तो डेथ की पनिशमेंट हो सकती है लाइक हैंगफील डेथ या हैंगिंग कर दें अगर कोई ऑफेंस करेगा. और अगर ये प्रूव हो जाता है कि कोई टेररिस्ट है या फिर अगेंस्ट मतलब गवर्नमेंट पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो इन दैट केस just look at this resource and tell me what you understand from this resource. और जो आंसर्स है ना क्वेश्चन नंबर 1A पार्ट जो है which is for 3 marks, I'm just going to show you उसके सब आंसर्स. यहाँ पे ये जो कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं कि ये डिफेंस एक्ट क्यों बनाया गया था, जस्ट फॉर द सेफ्टी एंड टू सेफगार्ड द एम्पायर ऑफ सॉरी जी. ये जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था, दिस वाज मेड बाय द ब्रिटिश. यस एग्जैक्टली, आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1915. मतलब इसके 1915 से पहले भी 1857 के बाद ये डिफरेंट एक्ट्स बनाते रहे हैं जिसमें ये इनको अश्योरिटी हो कि हम लोग सेफ हैं और अब हमारे ऊपर अगेन कोई इंडियन जो है वो अटैक नहीं करेगा. सही. तो इसके लिए इन्होंने सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज जो हमें नजर आ रही है वो यह है कि इन्होंने अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बनाया था टू punish the violation of the Indians. अगर कोई violation करता है. And I think they also tried to secure themselves so they know that no one is going to plot anything against them. हाँ, तो basically this act was made for the security of the British Empire in India. और इसके अलावा आपको क्या समझ आ रहा है ये Iman, you also add some points why the Defense Act of India was formulated. ये फॉर्मुलेट हुआ था ताकि वो अपनी और अपने लोगों की सेफ्टी और डिफेंस इंश्योर कर सके. ओके. और अगर इसको कोई ब्रेक करता था या फिर इसके अगेंस्ट कोई जाता था तो उसे फाइन से लेके डेथ तक की हर पनिशमेंट मिल सकती थी. प्रिजन सेंटेंसेस, जेल में जा सकते थे. ठीक हो गया. और इसके अलावा ये एक एक्ट ऑफ टेररिज्म भी राइट. वेरी गुड ईमान, बिल्कुल ठीक है. ये बेसिक 3 पॉइंट्स हैं. टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया. फर्स्ट पॉइंट, पनिशमेंट फॉर दोज हु डिड नॉट ओबे द लॉ. और पनिशमेंट हमने देखी क्या हो सकती है. और लॉ एंड ऑर्डर को ही मतलब इन्फोर्स करने के लिए बनाया गया था ताकि कोई भी इनके अगेंस्ट अब खड़ा ना हो जैसे कि पहले हुए. लुक एट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर पास्ट पेपर. दिस क्वेश्चन, according to source A, what reasons are suggested for the introduction of a defense of act of India. तो आपको 3 marks एटलीस्ट 3 to 4 पॉइंट्स हाईलाइट करने के लिए मिलेंगे जो कि हमने किए. ये 3 to 4 पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हैं कि सेफ्टी, पनिशमेंट एंड लॉ की इन्फोर्समेंट. इज इट क्लियर?
तो यहाँ से आपको ये समझ आया कि ये 25 मार्क्स के लिए सेक्शन ए का एक क्वेश्चन आपको पास पेपर में जरूर आता है और इसकी कोई चॉइस भी नहीं होती, आपको ये लाजमी करना ही होता है। अगर आप वाइजली करते हो, आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, आंसर्स आपको क्वेश्चन के अंदर, मतलब जो आपका ये क्वेश्चन है और ये जो आपकी रिसोर्स है ना, आंसर इसके अंदर से ही आपको निकालना होता है। ओके, तो in other words we can say these are free marks for you if you solve the question wisely. Question number 1 clear है? जी. Okay, let's move to B part. How does source B help us to understand what happened in Jallianwala Bagh in 1919? Source B जो है उसको देखना जरूरी है, उसके लिए look at source B. We can see a picture. A photograph of an entrance of Jallianwala Bagh, which is largely unchanged 1919 के अंदर एक इंसिडेंस हुआ था जब जनरल डायर ने क्या किया था, मतलब ये प्रोटेस्ट वगैरह हो रही थी। यू कैन सी दिस प्लेस, मतलब एक नैरो वो है। Was this when they opened fire? एग्जैक्टली जब उसे फायर ओपन कर दी थी प्रोटेस्ट के ऊपर, पब्लिक प्रोटेस्ट के टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे एक इस जगह इस पाथवे से गुजरकर एक ग्राउंड था, ठीक है ना, पब्लिक प्रोटेस्ट हो रही थी वहां पे। तो जनरल डायर जो था, ओके प्रोटेस्ट, ठीक है बेटा, ये समझ आ गया आपको। तो पब्लिक प्रोटेस्ट हो रही थी, उसने फायर ओपन कर दिया जिसकी वजह से अबाउट मतलब मैनी पीपल डाइड, मतलब कितना नंबर ऑफ पीपल कुछ याद है हु डाइड? ये आप जरा गूगल करना। सो दिस हैपेंड, ये इंसिडेंट है जो कि 19, यहाँ पे आपको डेट भी मिल गई है, 1919 में ये हुआ था। एक पैनिक क्रिएट हो गया था और इसने क्या कर दिया था, अपने ट्रूप्स को बोला था, जनरल ने टू मतलब ये प्रोटेस्ट खत्म करवाना चाहता था। और उसे फिर जी इसमें 379 people आ रहा है who died. Yes, exactly. 379 people died. You can write it in rough notebook, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारे इंजर्ड भी हुए होंगे, बट उसने क्योंकि फायर ओपन करवा दिया। बट यहाँ देखो कि ये कितनी नैरो प्लेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बहुत सारे लोग एक दफा आ जाते हैं तो वो तो एक दूसरे के ऊपर रश की वजह से गिर कर, तो इस वजह से भी उनकी डेथ्स हुई होंगी और कुछ उसे शूट करवाए कुछ लोग। तो उसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इंसल्ट फेस करनी पड़ी, बिकॉज दिस वाज अ रियली हार्श रिएक्शन। किसी भी सिचुएशन में पूरी कोशिश करनी चाहिए कि फायर एटलीस्ट पब्लिक के ऊपर ना ओपन करें। थाउजेंड्स ऑफ पीपल थे उस पार्क के अंदर, जिनमें से 400 to 500 पीपल जो थे उनकी डेथ हो गई थी ऑन स्पॉट, और बहुत सारे इंजर्ड हो गए थे बिकॉज देयर इज अ नैरो पाथवे। तो ये तंग जगह थी, यहाँ पे इस जगह पे जो है वो फायर हुआ था 1919 के अंदर। ओके, तो ये पिक्चर आपको समझ आ गई ना। अब मुझे आंसर बताइए जरा, हाउ व्हाट हैपेंड इन जलियांवाला बाग। इसका 5 मार्क्स के लिए आपको आंसर करना, एटलीस्ट 5 पॉइंट्स तो होने चाहिए। देयर वुड हैव बीन अ पैनिक, तो वो मैंने आपको बता दिया कि जनरल डायर और उसके ट्रूप से फायर ओपन कर दिए थे 1919 में, और थाउजेंड्स ऑफ पीपल towards each other. यस, नैरो इंटरेस्ट जो है इसकी वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई। क्रश एंड द हाई वॉल्स जो है आपको पिक्चर में शो हो रही हैं, एंड मेनी वुड हैव बीन किल्ड बिकॉज ऑफ द नैरो। तो सिंपल आपने ये चीजें हाईलाइट करनी है इस पिक्चर को देखते हुए कि द पाथवे वाज नैरो, सो बहुत सारे लोगों की जो है वो डेथ हो गई इसकी वजह से हुई होगी। सी, एक पार्क था वहां पे प्रोटेस्ट हो रही थी, 1919 का ये इंसिडेंट है। जलियांवाला बाग इस जगह का नाम है, और यहाँ पे इस जगह पे बहुत सारे लोगों की भी डेथ हुई थी इन 1919। इज दिस क्लियर? इसको आप अपने वर्ड्स में एक अच्छा पैराग्राफ बना के 5 मार्क्स के लिए लिख लोगे ना? Yes, miss. Why was India not granted self-rule by
ब्रिटिश इन 1919। अब इंडियन जो है वो क्या कोशिश कर रहे थे कि उनको सेल्फ रूल मिल जाए। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ रूल? Self rule matlab they don't have to follow anyone else's rules and policies. They make up their own ones and they follow those. अब आप यहाँ पे देखो, अभी हमने वो ट्रेड वाले चैप्टर में ये पढ़ा कि 25% पाकिस्तान के अंदर जो है हम लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो चाइना से कर रहे हैं। तो अगर चाइना हमारे कंट्री में आके अपनी पॉलिसीज बनानी शुरू कर दे तो हम ये एक्सेप्ट करेंगे? नहीं ना। अगर चाइना अपने ट्रूप्स भेज दे और वो बताए कि जैसे हमें वैसे ही बिहेव करना जैसे वो चाहे, तो दिस इज नॉट acceptable because we are free, this is our Pakistan, no one can come here to tell us what to do. Similarly इंडियंस के ऊपर ब्रिटिश बाहर से आके एक थर्ड नेशन रूल कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपको ये रूल्स फॉलो करना है। जैसे हमने सोर्स ए में देखा, उन्होंने एक डिफेंस एक्ट बना लिया। तो इंडियंस को भी ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई बाहर से थर्ड पार्टी आए और उनको रूल करे। ईमान की बात आपको समझ आ रही? हाँ जी। ओके, आप थोड़ा पार्टिसिपेट करें, ट्राई टू गिव द आंसर्स। ओके, तो इसमें ये था कि इंडियंस चाहते थे सेल्फ रूल और वो गवर्नमेंट में खुद जो है वो पार्टिसिपेट करे, उनकी गवर्नमेंट वो खुद बनाए, बट उनके ऊपर जो ब्रिटिश थे वो उनके ऑफिशियल्स थे वो रूल कर रहे थे। दैट इज व्हाई दे वर अनहैप्पी। एंड कांग्रेस जो एक पार्टी थी, कांग्रेस वो मुस्लिम्स की थी या हिंदूज की? हिंदूज। और जो मुस्लिम्स की थी वो कौन सी पार्टी थी? मुस्लिम लीग। राइट। तो ये दोनों पार्टीज जो थी ये यही कोशिश कर रही थी कि उन्हें सेल्फ रूल मिल जाए। ब्रिटिश तक उन्होंने अपनी ये बात पहुंचाई भी, बट ब्रिटिश कुड नॉट गिव देम सेल्फ रूल। व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? Because then the British knew that they're going to lose all the power that they basically gained. Why if they had their own country to enforce powers and to govern, why they came to India? उनके पास अपना इंग्लैंड था, वहां जाके अपनी पावर्स चलाते ना। वो इंडिया में ही क्यों आते थे? मतलब उनको क्या जरूरत थी इंडियंस को रूल करने की? रीजन मैं आपको बताती हूँ। रीजन ये थी because they could clearly see that there was no unity among the people who were living in the subcontinent. ठीक है, एक बड़ी ये भी ठीक है पॉइंट कि उन्हें पावर गैप नजर आया। And they wanted to trade over there. हाँ वो तो ठीक है, बट उनका जो ब्रिटिश का प्रॉब्लम था ना, उनको पता था कि रेबिलियंस इकट्ठे हो गए हैं। 1857 की वॉर हो चुकी थी उनके अगेंस्ट, जिसमें ये स्टार्ट में वॉर बड़े बुरे तरीके से हार भी रहे थे। बट उसकी बहुत सारी रीजन थी कि मुस्लिम और हिंदूज क्यों बाद में हार गए। ये वॉर मुस्लिम और हिंदूज ने मिलकर स्टार्ट की थी, बट उनके अंदर यूनिटी नहीं थी, उनके पास वो इतने स्किल्ड नहीं थे, बाद में वो हार गए थे। बट बेसिकली क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं छोड़ना चाहती थी सब कॉन्टिनेंट को? बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दे वर वीक। ठीक है, उनके पास अपनी आर्मी नहीं थी। आर्मी उनको चाहिए थी सब कॉन्टिनेंट से, स्पेशली द नेवी। राइट, नेवी होते हैं जो पानी के रास्ते से अटैक करते हैं। Yes, and they wanted that the Muslim League and the Congress that they support the British so हाँ, that they could win. ताकि उनकी उस वक्त फाइट्स थी ब्रिटिश की जर्मनी के साथ वर्ल्ड वॉर 1 में, उसके बाद 2 भी। तो ये खुद भी वीक थे, एक तो ये चीज। दूसरा एग्रीकल्चर वाइज ये वीक थे। एग्रीकल्चर तो सारा सब कॉन्टिनेंट के है, रॉ मटेरियल सारा सब कॉन्टिनेंट से जाता है इनका। इंडस्ट्रियलाइज ये जरूर थे, बट रॉ मटेरियल तो इंडस्ट्री के लिए भी चाहिए ना। ठीक है, रॉ मटेरियल और एग्रीकल्चर तो बहुत सारी चीजों के लिए ये डिपेंड करते थे इनका के ऊपर। दैट इज व्हाई दे कुड नॉट गिव देम द सेल्फ रूल। तो ये चाहते भी तो 7 मार्क्स के लिए। ये आप ईमान मुझे जरा बताएं, आप 7 मार्क्स के लिए इन पॉइंट्स को यूज करते हुए एक पैराग्राफ क्या लिखोगे? India was not granted self-rule by the British because due to the war that appeared in 1857, which was the World War I, the British needed more army, especially people in the Navy, and so which they did not have, and so they went towards India, in which the Hindus and Muslims both were living, and from there they needed to get as many people as they could so that they use them. Or uske alawa, they couldn't grant India self-rule due to the fact that they were rich in raw materials, and so it could be easy for them to take those raw materials and
helps flourish their economy through those. एग्जैक्टली तो ये सारे मेन रीजन है इसको यूज करते हुए। जैसे जो मैं की पॉइंट्स लिखती हूँ ना, ये आप लोग लिख लिया करो स्टार्ट में अभी, अदरवाइज तो ये माइंड में होने चाहिए, लिखते वक्त अपने माइंड में, ये तो सारी इन्फॉर्मेशन या सारे की पॉइंट्स रखा करो और वो सब लिख लिया करो। या फिर आप अगर अभी स्टार्ट है, आपको लिखने में प्रॉब्लम है, ये कीवर्ड्स अपने पास एक रफ नोटबुक के ऊपर लिख ले, और जब आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है तो इन की पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए आप बहुत अच्छे तरीके से एक आंसर जो है वो लिख सकते हो। ऑलराइट, let's move to last part of this question which is for 10 marks. okay, तो देखें डिवीजन ऑफ मार्क्स किस तरह से हुआ है। टोटल ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसकी कोई चॉइस नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो ये आपको करना ही करना है। तो डेली हर दिन क्लास स्टार्ट होने से पहले, और लास्ट 5 इयर्स की रिसोर्सेज हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि उनमें से एक ही आपको एग्जाम में टीचर ने देने। 25 मार्क्स का है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का था विच इज एग्जैक्टली रिटर्न फ्रॉम द गिवन रिसोर्स। सेकंड क्वेश्चन 5 मार्क्स का विच इज एग्जैक्टली रिटर्न फ्रॉम द गिवन रिसोर्स। सारी इन्फॉर्मेशन आपको रिसोर्स के ऊपर मिल गई। जो थर्ड क्वेश्चन है इसको आपने खुद सॉल्व करना है, आपको पता होना चाहिए कि क्यों वो सेल्फ रूल नहीं दे रहे थे। जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी आपको तीनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए। आज जब मैं आपको पढ़ाऊंगी मैंने यही सारे पॉइंट्स कवर करवाने हैं आपको, ठीक है ना। ये आपका बेसिकली सेक्शन 2 में से सारा क्वेश्चन बना हुआ है, और सेक्शन 2 का भी आज मैं थोड़ा सा इतना पोर्शन आज करवा दूंगी आपको। गर्ल्स समझ आ रही है मेरी बात? जो आपका हिस्ट्री का सिलेबस है ना, उसके 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। जो आपका सेक्शन 1 है ना, वो रिलीजियस रिफॉर्मर्स और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इनके बारे में है। ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से इंडिया में आई थी, इंडिपेंडेंस रिफॉर्मर सर सैयद अहमद खान और बाकी 3 रिफॉर्मर्स और भी हैं, याद है ये, उसके बारे में ये हम लास्ट करेंगे रिवाइज। सेकंड जो है वो हाउ पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड, फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान सेकंड पोर्शन के अंदर है। थर्ड पोर्शन के अंदर ये है कि पाकिस्तान जब बन गया था प्रॉब्लम्स क्या थे, और तब से लेकर तो 19 एटलीस्ट 2000 तक ना, हिस्ट्री जितनी भी है पाकिस्तान बनने के बाद 2000 तक, ये आपका 3 सेक्शन है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए। तो फर्स्ट सेक्शन, ईमान आपके लिए मुश्किल तो नहीं था, बहुत सारे टॉपिक्स न्यू तो नहीं थे जो अभी तक हमने रिवाइज किया? नहीं नहीं। ऑलराइट, सो थर्ड क्वेश्चन देखिए, उसके बाद हम क्विकली बाकी पार्ट्स ऑफ दिस पेपर देख के तो हम फॉरेस्ट पहले स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद ये वाले टॉपिक्स करवाएंगे। मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स क्या थी, कोई बता सकते हैं कुछ आइडिया हो? आफ्टर रिवर्सल ऑफ बंगाल, बंगाल एक बड़ा प्रोविंस था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था 1905 में कि वो उसको कर दे, स्प्लिट कर दे 2 पार्ट्स में, ईस्ट पार्ट और वेस्ट पार्ट, ठीक है ना, क्योंकि रीजन ये जी They also made some features that follow. why they wanted to separate the Bengal, ये नेक्स्ट टॉपिक है, मैं आपको इसके बारे में बाद में बताती हूँ। मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स जो थी ना, ये सेपरेशन ऑफ बंगाल के थोड़ा पहले थी, उसमें ये था इंडियंस, अभी हमने ऊपर ये डिस्कस किया कि सॉरी सेपरेशन ऑफ बंगाल ये 1905 में, ठीक है, जिसमें ये पहले हम यही वाला टॉपिक करते हैं फिर वो आपको समझ आएगा। जब 1905 में सेपरेशन ऑफ बंगाल का डिसाइड किया और सेपरेशन हुई तो बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस था, इवन जो सब कॉन्टिनेंट था ये उससे भी बड़ा था। सॉरी जो ब्रिटिश था ना, ब्रिटिश एम्पायर और जो इंग्लैंड था ये उससे भी बंगाल जो था साइज में बहुत बड़ा था, ओवर पॉपुलेटेड था, नंबर ऑफ पीपल वहां पे ज्यादा थे और करप्शन थी वहां पे। इन सिंपल वर्ड्स मैनेज नहीं किया जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम बंगाल को स्प्लिट करके ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। जब ये डिसाइड हो गया और मुस्लिम्स को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाह रही है, तो उनका रिएक्शन ये था मुस्लिम्स का, दे वर सो हैप्पी बिकॉज दे थॉट कि अब हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज इससे पहले जो इंडियंस थे वो उनको डोमिनेट कर रहे थे हर लिहाज से, बिजनेस वाइज इंडियंस वर बेटर देन मुस्लिम्स, और वो उनको मतलब डोमिनेट कर रहे थे, सुप्रेसी जो थी ना, मतलब वो सुपीरियर इंडियन थे मुस्लिम्स के मुकाबले में। मुस्लिम्स को लगा कि हम सेपरेट हो जाएंगे तो हम लोग
बिजनेस में भी अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, इकोनॉमी भी हमारी बेहतर होगी और एजुकेशन वाइज भी हम बेहतर हो जाएंगे, जो कि पहले ये नहीं थे। अब अगर हिंदूज का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, दे वर सो अनहैप्पी ऑन दिस बिकॉज उनको कभी भी पार्टीशन नहीं चाहिए थी, वो पूरे इंडिया के ऊपर रूल करना चाहते थे, ब्रिटिश को भी सब कॉन्टिनेंट में से भगाकर। सही, तो दे वर अनहैप्पी। तो हमने अभी तक दो लोगों के डिफरेंस वो देखा बिहेवियर के, जब सेपरेशन ऑफ बंगाल की बात हुई तो मनीषा मुझे ये पता कि मुस्लिम्स का रिएक्शन क्या था जब उन्हें ये पता चला 1905 में कि बंगाल जो है वो सेपरेट होने जा रहा है। ईमान, जी, बेटा कैन यू टेल मी द आंसर? आई एम सॉरी, लेकिन आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट गई थी। हाँ, मुझे वो क्वेश्चन। इंटरनेट का इशू था। मैं अगेन आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। जी, अभी आवाज ठीक है? हाँ जी, ठीक। ओके, तो मैं ये आपको बता रही हूँ कि बंगाल जो था वो एक बहुत बड़ा वो था, प्रोविंस था सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक है, इतना बड़ा था कि जो ब्रिटिश है ना, इनकी इनसे भी बड़ा था, तो इनको गवर्न करना बहुत मुश्किल हो रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, बंगाल के टू पार्ट्स कर देते हैं। ठीक है, एक हो जाएगा ईस्ट पार्ट और दूसरा हो जाएगा वेस्ट पार्ट। बिकॉज क्या था, ईस्ट साइड और वेस्ट साइड में से ईस्ट साइड पे मुस्लिम ज्यादा थे और जो वेस्ट थे वहां पे हिंदू ज्यादा थे। ये समझ आ गया? हाँ जी, जिस एरिया में हिंदू ज्यादा थे ना, वह एजुकेशन वाइज, बिजनेस वाइज, इकोनॉमिकली, हर लिहाज से दे वर सुपीरियर देन द मुस्लिम्स। मुस्लिम्स के पास ना तो प्रॉपर इतनी एजुकेशन थी, ना ही अच्छी जॉब्स थी, ना ही बिजनेस था। सारे गोल्ड स्मिथ, सारे बैंक, सब जो है वो इंडियंस का था। ठीक है, मुस्लिम्स बेसिकली उनसे या तो लोन लेते थे या फिर पॉवर्टी की लाइफ गुजार रहे थे, हर लिहाज से अनस्टेबल थे। तो इसलिए करप्शन और इस तरह के प्रॉब्लम्स भी थे। ये रीजंस देखते हुए जो ब्रिटिश थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरियाज अलग और वेस्टर्न मेजोरिटी वाले एरियाज या फिर हिंदूज मेजोरिटी वाले एरियाज को अलग कर देते हैं। when the muslim heard this, because हिंदूज उनको डोमिनेट कर रहे थे, मुस्लिम्स वर डिलाइटेड, दे वर रियली हैप्पी अबाउट इट बिकॉज दे थॉट कि अब हमें हिंदूज की जो है उससे छुटकारा मिलेगा और हम लोग सेपरेटली एजुकेशन वाइज, बिजनेस वाइज, इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे। मुस्लिम्स वर हैप्पी ऑन इट, ऑन हियरिंग दिस। ये बात आपको समझ आ गई? On the other hand, when the Hindus came to know about the partition of Bengal in 1905, ठीक है, उनका रिएक्शन क्या था? They were unhappy on it because वो कभी भी सेपरेशन नहीं चाहते थे। उनका सिंपल एक एम था, क्योंकि 100 ईयर से भी ज्यादा उनपे मुगल्स ऑलरेडी रूल करके जा चुके हुए थे, तो अब हिंदूज ये चाहते थे कि अब वो अपने इंडिया को खुद रूल करें। वो इंडिया को के ओनर्स क्यों बनना चाहते थे? रीजन उनको ये लगता था क्योंकि वो मेजोरिटी में थे, नंबर में वो ज्यादा थे। ठीक है, ये रीजन है कि उनको ऐसा लगता था कि अगर हम नंबर में ज्यादा हैं तो हमें ही रूल करना चाहिए, और मुस्लिम्स नंबर में कम थे तो इसलिए वो उनको दबाने की कोशिश करते थे। ठीक है ना? ब्रिटिश उनको उनके लिए थर्ड पर्सन से थर्ड पार्टी थे, और ये सच भी है, ब्रिटिश फोर्सफुली उनके ऊपर रूल करने आ गए थे। हिंदूज का ये एम था कि ब्रिटिश को भी यहाँ से निकालना है, और मुस्लिम्स के साथ मिलकर तो नहीं, बट मुस्लिम से सुपीरियर रहकर मुस्लिम्स को अपने से नीचे रख के उनके ऊपर रूल करना है। तो ये हिंदूज जो थे वो अनहैप्पी थे, इतना अनहैप्पी थे कि उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दी। प्रोटेस्ट इस तरह से स्वदेशी मूवमेंट शुरू की। स्वदेशी मूवमेंट क्या था कि इन्होंने बाइकआउट कर दिया ब्रिटिश गुड्स का। ठीक है, उन्होंने जो ब्रिटिश फैब्रिक था उसको पब्लिकली बर्न किया, ब्रिटिश गुड्स परचेज करनी बंद कर दी। रीजन ये थी कि वो जस्ट ये चाहते थे कि उनकी ब्रिटिश को लेसन सिखाना
कि हम आपका बिजनेस खत्म भी कर सकते हैं इंका के अंदर से। किसी भी इकोनॉमी को खराब करना है, खत्म करना है, आप उनके साथ उनका बिजनेस, उनकी प्रोडक्ट्स खरीदनी बंद कर दो। किसी कंपनी को आज भी अगर पाकिस्तानी चाहते हैं ना, कोई कंपनी है उसको खत्म करना है, सब मिलकर ये प्लान करें कि इस कंपनी की चीजें, जैसे शेजान जो एक कंपनी है उसके बारे में बाइकआउट किया जाता है रिलीजियस ग्राउंड पे, जैसे इसके इट्स ओनर इज अहमदी, तो हम ये परचेज नहीं करेंगे। तो इस बेस पे तो ये चीजें होती हैं, प्रोटेस्ट करके आप किसी भी की भी इकोनॉमी को गिरा सकते हैं। तो इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की इकोनॉमी को गिराने के लिए क्या किया, उसकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया, बर्न कर दी उनकी प्रोडक्ट्स, ठीक है, टू शो, टू रिकॉर्ड द प्रोटेस्ट। तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड स्वदेशी मूवमेंट। 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पास पेपर में आता है। अब आप दोनों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी। ऑलराइट। हाँ जी। अच्छा, तो स्वदेशी मूवमेंट क्लियर हो गई? जी बच्चों, स्वदेशी मूवमेंट आप दोनों को क्लियर है? ओके। तो अब नेक्स्ट हमने, अब जब ऐसा हुआ तो ब्रिटिश का रिएक्शन क्या था? कोई मुझे ये बता सकता है कॉमन सेंस यूज करते हुए? The British British तो got बहुत worried. ज्यादा, वन बाय वन, पहले मनीहा आप बताओ फिर ईमान। The British, they got worried, and because they knew that the Hindus have boycotted their products and their cotton and silk, so हाँ, they decided to reverse the partition of Bengal in order to make the Hindus happy. यस एग्जैक्टली, बट ये ऐसा ही नहीं था, सिंपली इनके ऊपर फिजिकल अटैक भी शुरू हो गए थे। एक मिनिस्टर था, उसकी ट्रेन को डी ट्रैक करने की कोशिश की गई थी, ठीक है They ना? tried to assassinate him. हाँ, तो वो लकीली बच गया, बट आपको पता ना ब्रिटिश वैसे ही थोड़े से डरपोक होते हैं। तो डी ट्रैक जब उसकी ट्रेन की गई है ना, उसके बाद उनके ऊपर प्रोटेस्ट वगैरह, रायोट्स वगैरह ये सब थे। तो फिर ब्रिटिश को अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा। 1905 में उन्होंने डिसाइड किया था कि हम बंगाल को सेपरेट करें, और 1911 में फाइनली उन्होंने रिवर्सल कर दिया था। रिवर्सल मतलब अब ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल दोनों इकट्ठे हो गए थे और सेपरेशन हो गई थी कैंसिल। इस बात पर अब रिएक्शन वाइज देखे तो हिंदूज वर हैप्पी बिकॉज उनकी जो मर्जी की बात थी वो हो गई पूरी, बट मुस्लिम्स वर अनहैप्पी बिकॉज वो उनको लगा था कि वो सेपरेट होके तो मतलब वो अपना ग्रो करेंगे, बट अब वापस रिवर्सल हो गया था। तो इसलिए मुस्लिम्स अनहैप्पी थे और हिंदूज हैप्पी थे। ब्रिटिश का रिएक्शन था फ्यूरियस टुवर्ड्स हिंदूज। इससे पहले हिंदूज उनके फ्रेंड्स बनते थे, लेकिन इतने हाई लेवल पे जब उनका रिएक्शन सामने आया था और उन्होंने रिवर्सल करवा दिया, ब्रिटिश उनका बिगाड़ तो कुछ नहीं सके फॉर द टाइम बिंग, बट दे वर अनहैप्पी एंड उन्होंने प्लान कर लिया था कि अब हिंदूज को साइडलाइन करना ही करना है, ठीक है ना? तो ब्रिटिश का ये रिएक्शन था कि उस टाइम वो खामोश थे, लेकिन फौरन ही क्या हुआ, रिवर्सल ऑफ बंगाल के बाद 1909 में मॉडर्न म्यूचुअल रिफॉर्म्स हुई। ये 1909 वो टाइम है जब रिवर्सल के लिए हिंदूज प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, ठीक है, और सेल्फ रूल मांग रहे थे हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों। मोरले और मिंटू ये दोनों जो है वो गवर्नर्स हैं सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के, मतलब वहां पे ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट के अंदर थे। जब इनको इतने हाई लेवल पर प्रोटेस्ट वगैरह फेस करनी पड़ी तो इन दोनों को भी लगा कि मुस्लिम्स और हिंदूज राइट पे हैं और इनको सेल्फ रूल मिलना चाहिए। सेल्फ रूल मैंने अभी आपको प्रीवियसली डिस्कस कर लिया आपके साथ, वो इनको क्यों नहीं दे सकते थे? इसलिए नहीं दे सकते थे बिकॉज अगर सेल्फ रूल दे देते तो ये इनकी अपनी टच थी, क्योंकि इनको आर्मी हेल्प चाहिए थी टू फाइट इन द with their enemies, और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद they had become very weak in power। तो इनको और सब उसके बाद 3 मेन पॉइंट्स है कि ये क्यों सेल्फ रूल नहीं दे पा रहे थे। अगर चाहते भी तो नहीं दे सकते थे बिकॉज दे वर themselves weak इकोनॉमिकली। अगर ये सब कॉन्टिनेंट से निकल जाते तो ये तबाह हो जाते, बिकॉज अगर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिश की थी तो उसका सारा रॉ मटेरियल और लेबर ज्यादा सब कॉन्टिनेंट से जा रही है। अगर एग्रीकल्चर वाइज स्पाइसेस के लिए और दूसरे मटेरियल के लिए ये डिपेंड करते थे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, आर्मी के लिए डिपेंड करते थे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, इनकी अपनी आर्मी इतनी वो थी ही नहीं। तो एक तरह से ना,
दीज आर द रीजंस के बट इनके जो ऑफिशियल्स थे जो कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर आके आर्मी के अंदर जॉब्स कर रहे हैं, वो बहुत क्लेवर और डिप्लोमेट थे। वो आगे हम पढ़ेंगे कुछ एक के बारे में। बट यहाँ तक अगर किसी बच्चे को रिवर्सल ऑफ बंगाल तक कोई भी, अच्छा नहीं, पहले मैं जरा मोरले मिंटू रिफॉर्म्स का आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जब ये दोनों मोरले और मिंटू ने दोनों ने मिलकर एक पेपर वर्क किया और प्रॉपर एक रिफॉर्म्स बनाई विच आर कॉल्ड मोरले एंड मिंटू रिफॉर्म्स। और ये रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन द पार्लियामेंट हम इंक्रीज कर देंगे ताकि इसका ये हमें बेनिफिट होगा कि जो पीपल है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, उनको ऐसा लगेगा कि वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट स्टार्ट में हिंदूज और मुस्लिम्स हैप्पी थे ये सुनकर, बट ये चीज देखकर कि नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ गए हैं 60-60 की रेशियो से। अब मुस्लिम्स को अभी थ्रू इलेक्शंस गवर्नमेंट बनाने का जो है वो पावर मिल गई। बट सून दे रियलाइज कि वो डिसीजन मेकिंग के अंदर नहीं है, फाइनल डिसीजन अभी भी ब्रिटिश का ही है। दे वर देयर इन द पार्लियामेंट ओनली टू गिव देम सजेशंस। जैसे कोई मैटर है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई मामला है, कोई डिसाइड करना है कुछ, ठीक है, कि लेट्स सपोज ये कि इस वीक, इस समर वेकेशन में हम लोग आउटिंग के लिए आउट ऑफ पाकिस्तान जाएं या पाकिस्तान के अंदर रहें, ये एक बात है। डिसाइड करने के लिए आपके पेरेंट्स आपको भी बोलेंगे कि आप अपनी सजेशंस दो, बट फाइनल जो सजेशन है, फाइनल डिसीजन है, that will be taken by the head of the family, who is your father of course or your mother also, both of them। तो इसमें क्या होगा कि फाइनल जो डिसीजन है वो करेंगे, आप सिर्फ सजेशन दे सकते हो। तो यही हालात थी इंडियंस की और मुस्लिम्स की। जी, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के अंदर जो इंपीरियल काउंसिल था उसके मेंबर्स भी इंक्रीज हो गए थे एंड देयर वर 60 मेंबर्स इन इट। हाँ, यही इन्होंने किया था कि नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज कर दिए थे, बट उनको डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं दी गई थी। फाइनल पावर वाज इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनको जस्ट सजेशंस, वो जो नंबर ऑफ मेंबर्स उन्होंने बिठा दिए थे पार्लियामेंट के अंदर और काउंसिल्स में, वो जस्ट सजेशंस दे सकते थे कि ये चीज इस तरह नहीं तो इस तरह से कर लें। और उनको सजेशंस चाहिए भी थी क्योंकि उनको, ब्रिटिश लोगों को कल्चर नहीं पता था सब कॉन्टिनेंट का ना। मिसाल के तौर पे ब्रिटिश के अगेंस्ट क्यों बहुत सारे लोग हो गए थे, जो एक वो इनकी वो एक रस्में होती हैं कि जी हिंदू अगर कोई मर जाता है उसकी जो विडो होगी उसको भी साथ ही बर्न करना होता है। उस रस्म को क्या बोलते हैं भला? सती। सती। तो सती वगैरह के बारे में इनको इतना नॉलेज नहीं था, वो उन्होंने बैन कर दी, जिसकी वजह से बहुत सारे हिंदूज इनके अगेंस्ट हो गए थे। मुस्लिम साइड से देखा जाए तो पर्दा वगैरह इनके नॉलेज में तो नहीं था कि पर्दा मुस्लिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो खुद नॉन मुस्लिम से। इन्होंने वो बैन करने की कोशिश की, मुस्लिम्स इनके अगेंस्ट हो गए। तो बाद में इन्होंने ये रियलाइज किया कि हमें तो सब कॉन्टिनेंट की ट्रेडिशंस ही नहीं और कल्चर ही नहीं पता है। तो वो पता करने के लिए भी उस डिसीजन मेकिंग में इन्होंने हिंदूज को और मुस्लिम्स को ले लिया था, बट फाइनल डिसीजन उनके अपने पास था। तो ये इस चीज से मतलब उनको फिर मुस्लिम्स और हिंदूज को प्रॉब्लम था, इसलिए वो देवर अगेंस्ट मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। बाकी उसके बाद हमने रिवर्सल ऑफ बंगाल सारा डिस्कस कर लिया। आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी इसमें कोई इश्यू या कोई भी प्रॉब्लम है। यहाँ तक आप दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर है ईमान आप मुझे बताओ। बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया? जी। ओके। लखनऊ पैक्ट, in the history this happened only once and for the last time कि मुस्लिम्स और हिंदूज ने मिलकर किसी चीज के लिए This is when the Congress and the League they both became one to fight against the British. Yes, क्योंकि दोनों का मकसद एक ही था ना, क्या था कि ब्रिटिश पावर से जान छुड़ाएं और खुद अपना गवर्नमेंट को खुद रूल करें, ठीक है? To उसके kick लिए out the British and to have self-rule. हाँ, अब प्रॉब्लम, अब चीज क्या है कि कायदे आजम का यहाँ पे एक रोल है। कायदे आजम आपको पता है जब सब कॉन्टिनेंट वापस आए थे एजुकेशन कंप्लीट करके, तो उन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? उन्होंने कांग्रेस स्टार्टिंग में कांग्रेस आई थिंक ज्वाइन की थी। एग्जैक्टली, कांग्रेस ज्वाइन की थी। उनको नहीं पता था कि हिंदूज एक्चुअली इनसाइड मुस्लिम्स के इतना अगेंस्ट हैं, तो उनको ऐसा लगा कि हिंदूज और मुस्लिम को मिल जाना चाहिए। लेटर ऑन कायदे आजम ने 1906 में आई गेस या 1906 में तो बनी थी मुस्लिम लीग, उसके कुछ साल के बाद ना
कायद आजम ने ज्वाइन कर ली थी मुस्लिम लीग भी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने अपनी अलायंस छोड़ दी थी कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ भी वो फ्रेंड थे और मुस्लिम लीग के साथ भी वो फ्रेंड थे, और वो So एक basically, he was a member of both the parties. यस ही वाज द लिंक बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज। अब उनकी कोशिश से ही लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। लखनऊ इज द नेम ऑफ अ प्लेस इन इंडिया वेयर द बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग met together and signed a contract, ठीक है, साइन किया उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर। और इनका जो फीचर थे लखनऊ पैक्ट के, वो ये सबसे पहले तो फ्री होना चाहते थे, उससे अपने तरीके से रूल करना चाहते थे। माइनॉरिटीज जो हैं, जो कि नंबर में कम है लोग, उनके राइट्स की को सेफ गार्ड करना चाहते थे। सो सेल्फ रूल चाहते थे, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए वो दोनों एक गैदर हुए, सेल्फ रूल। सेल्फ रूल सब कॉन्टिनेंट में हिंदूज और मुस्लिम्स को लाजमी चाहिए था, बिकॉज इनका सब कॉन्टिनेंट उन दोनों का ही था, मुस्लिम्स और हिंदूज का था। ब्रिटिश को वो वापस उनके कंट्री भेजना चाहते थे, बिकॉज वो अब उनके ऊपर रूल कर रहे थे। अजीब अजीब से वो एक्ट्स बना रहे थे जिसके पनिशमेंट सेट कर रहे थे उनके लिए। तो ये तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, आप ही के घर में कोई बाहर से आ जाए और आपके लिए रूल सेट कर दे कि ऐसे करें तो वैसे करें। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ लखनऊ पैक्ट। तो अब मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों ने सोचना है, वन बाय वन मुझे बताना है, एंड फर्स्ट ईमान यू विल गिव मी द आंसर। माय क्वेश्चन इज, which of the following had most important fact on the Pakistan movement between 1909 and 1911? पाकिस्तान मूवमेंट के लिए इन तीनों में से, ये तीनों मैंने वन बाय वन आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, इन तीनों में से कौन सा एक इवेंट था जो कि रिस्पॉन्सिबल था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान? व्हाट डू यू थिंक ईमान? I think that the most important